अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैं ज़ोया मलिक एडवोकेट हेयर। जैसे कि जानते हैं, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक से ज़ोया। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल के फौजदारी मुकदमे के क्या क्या मराहिल हैं, क्रिमिनल ट्रायल के स्टेजेस क्या हैं, वो किन किन स्टेजेस से होके कंक्लूजन की तरफ जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो को सिंपलेस्ट वे में बता सकूँ, मैं सारे स्टेजेस को कवर कर सकूँ और मैं इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर कर सकूँ कि एक क्रिमिनल ट्रायल को प्रोसेस आउट होने में किन किन मराहिल, किन किन स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। क्रिमिनल ट्रायल का इनिशिएट जो होता है वो एक क्राइम से होता है कि जब आपका एक जुर्म कमिट हुआ है, किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो वहाँ से आपका क्रिमिनल ट्रायल जो है वो स्टार्ट होता है। एक जुर्म होने के बाद जो पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर किसी ने किसी बंदे को मारा है, किसी की घर डकैती की है, चोरी की, लेट सपोज ले लें कि किसी बंदे ने किसी दूसरे पर्सन को मारा है, तो जिसको मारा है उसके जो वारिसान हैं वो अगर वहाँ से आप उस चीज़ को अपने माइंड में रखें तो वो एक एफआईआर को रजिस्टर्ड करवाएंगे। कुछ केसेस में एफआईआर होती है और कुछ केसेस में एफआईआर नहीं होती, और कुछ केसेस में जो है वो एफआईआर आपकी जो है विदाउट डिले इनिशिएट हो जाती है, लॉन्च हो जाती है। लेकिन जिन केसेस में अगर नहीं एफआईआर होती या पुलिस उसको एफआईआर को लॉन्च नहीं करती, चॉक आउट नहीं करती, तो उन केसेस में आपके पास जो एफआईआर के बाद की रेमेडी है, कंप्लेंट है, इस्तगासा है, ठीक है। आप मजिस्ट्रेट, जो इलाका मजिस्ट्रेट है आपका एरिया मजिस्ट्रेट, उसके सामने जो है वो आप एक इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल कंप्लेंट होती है उसको, इस्तगासा को, कि अगर उसमें आपकी एफआईआर पुलिस वाले नहीं कर रहे तो आप ये प्ली लेते हैं कि हमारी एफआईआर पुलिस वाले नहीं कर रहे। अगर उसकी एफआईआर नहीं बनी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर वो आप उस चीज़ पे उसको इस्तगासा को इनिशिएट करवाते हैं। होती है कोई क्राइम कमिट होता है तो वहाँ से हमारा क्रिमिनल ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है। उस क्रिमिनल क्राइम के बाद की जो हमारी स्टेज आती है, जुर्म हो चुका है, ठीक है, उसके बाद एफआईआर होती है या आपका प्राइवेट कंप्लेंट होगी, इस्तगासा। अगर तो कुछ केसेस में एफआईआर होती है और कुछ केसेस में एफआईआर नहीं होती। अगर एफआईआर भी लॉन्च हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर एफआईआर आपकी पुलिस वाले या तो नहीं लॉन्च करते या उस केस में आपकी एफआईआर नहीं हो रही, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो फाइल करते हैं, इस्तगासा जिसे बोलते हैं। इस्तगासा या एफआईआर के बाद की जो आपकी स्टेज है वो है इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं उस जगह को, किसी का कत्ल हुआ है, चोरी डकैती हुई है, वहाँ पे जाएंगे, शवाहिद इकट्ठे करेंगे, सबूत इकट्ठे करेंगे और अपनी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अगर तो एक बंदा जो है वो बेगुनाह साबित हो गया तो वो खाना नंबर 2 होता है, ठीक है। उनमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का उसमें मेंशन कर देते हैं कि बंदा बेगुनाह है, ठीक है। और अगर वो गुनाहगार है तो फिर भी उसमें मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद की जो स्टेज आती है वो ये होती है कि कुछ जो है वो मुलजिम जो है वो अपनी प्री अरेस्ट बेल कर देते हैं, ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है वो ज़मानत ले लेते हैं, और कुछ जो नहीं लेते वो उनको ये कंसीडर किया जाता है कि वो या तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में वो ज्वाइन नहीं कर रहे या वो मुलजिम कहीं भी नहीं है, रेड किए जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस जो होती है उसी में ही आपके मुलजिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। इफ़ अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो पुलिस जो है वो उसको एक हुक्मनामा जारी करती है कि आए इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करता, हुक्मनामे पे भी नहीं आता पुलिस के, तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिख देती है कि ये बंदा नहीं आ रहा और कोर्ट में जाकर सबमिट कराती है कि ये बंदा नहीं आ रहा, इवन दो इसने जुर्म भी किया है, इसके खिलाफ सबूत भी आए हैं। तो फिर ऐसा होता है कि उसको प्रोक्लेम डिफेंडर डिक्लेयर कर लिया जाता है। इश्तिहारी होने के बाद अगर उसका कोई सुराख नहीं है तो फिर उसको एक रजिस्टर में लिख दिया जाता है कि इन केस अगर ये फ्यूचर में कभी अरेस्ट होता है, किसी और केस में नॉमिनी इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ये पुलिस कस्टडी में आ जाता है, तो उसको इसी वजह से उस रजिस्टर के अंदर लिख दिया जाता है। इफ़ अगर वो फिर भी इश्तिहारी ही है तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो भी अटैच कर ली जाती है। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर वो मुलजिम जो है वो बेल अपनी करवा लेता है, प्री अरेस्ट बेल ले लेता है, ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है उसकी हो जाती है, तो वो पुलिस वालों को आके उनके सामने अपीयर हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद पुलिस वाले वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देते हैं, जी बंदा आया, उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, ठीक है। कोर्ट की जो फिक्सेशन डेट होती है, जो डेट फिक्स हुई हुई होती है, उस डेट पे जो है वो पूरा चालान जो है उसको चालान बोलते हैं, जो पुलिस अपनी सारी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में सबमिट कराती है।
उस चालान के बाद जो है वो कोर्ट नेक्स्ट डेट जो है वो चार्ज फ्रेम करने के लिए दे दी जाती है। चार्ज का ये मतलब होता है कोर्ट उस पूरे चालान को देखते हुए जो मुल्जिम है उससे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप पे ये जो एलिगेशन लगी है कि आपने फ़लाँ का कत्ल किया, आपने डकैती किया, ये वटेवर जो भी है क्राइम है उसने कमिट किया है, वो उससे पूछा जाता है और येस और नो में उससे आंसर लिया जाता है कि आया कि ये एलिगेशंस ठीक है, आपने ये किया या नहीं किया। इफ़ अगर वो येस कह देता है तो वो जुडिशियल कन्फेशन हो जाता है कि उसने कन्फेस कर लिया, उसने कबूल कर लिया कि हाँ ये चीज़ें मैंने की हैं। तो उसके बाद डायरेक्टली जो है वो कोर्ट फैसला दे देती है, उसको सज़ा जो भी फ़ाइन है, हर्जाना है, जुर्माना है या दोनों चीज़ें भी हो सकती है, सज़ा दे देती है। अगर वो नो कह देता है कि एलिगेशन जो मुझ पे लगाई गई हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं ये गिल्टी प्लीड नहीं करता, तो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डेट उसको ट्रायल के लिए दी जाती है, ट्रायल के लिए फ़िक्स कर ली जाती है। अब ट्रायल में ये प्रोसेस होता है कि क्रिमिनल ट्रायल में जो आपका प्रोसिक्यूशन है, सारा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर आता है। प्रोसिक्यूशन ने जिन एलिगेशन लगाई हैं उन्होंने ही केस को प्रूव करना है। जो यहाँ पे एक्यूज पर्सन है, मुल्जिम है, वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो 100% है, उसको अपना केस प्रूव नहीं करना एक्सेप्ट वन रीज़न। एक है ऐसा जो मैं आगे चल के बताऊँगी। सारा प्रोसिक्यूशन पे है कि उसने केस को जो है वो प्रोसिक्यूट करना है और उसने केस को बताना है कि क्यों एलिगेशन किस किस बिहाफ पे लगी हैं, क्या सबूत है। जो ट्रायल के बाद ट्रायल में फर्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है कि वो उनके पास जो भी गवाह हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आई विटनेस होते हैं, जो भी मौके के गवाह हैं, जो भी गवाह हैं उनको कोर्ट में अपील किया जाता है, उनसे स्टेटमेंट ली जाती है। एक एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उनकी बयानात को रिकॉर्ड किया जाता है कि हाँ ये चीज़ें, ये सबूत हमने ये देखा, यहाँ पे हुआ, ये था, ये बंदा था, फलां था, जो भी है उनकी स्टोरी वो इन चीफ में बताई जाती है। इन चीफ के बाद जो है वो जो एक्यूज्ड है उनका लॉयर जो है वो उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शेक किया जाता है कि हाँ जो विटनेस ने बोला है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है। क्रॉस एग्जामिनेशन में उन विटनेसेस पे जिरा की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि हाँ आप इस पे थे, क्या देखा, किस तरह से ये जो आपने बयान किया है किस बेसिस पे, जो भी क्वेश्चन है क्रॉस एग्जामिनेशन में वो दिए जाते हैं, वो किए जाते हैं। उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है वो एक्यूज पर्सन से किया जाता है कि आपके खिलाफ ये जो सबूत जितने भी आए हैं, जितनी स्टेटमेंट्स हुई हैं, आया कि ये दुरुस्त है, आप इनको एक्सेप्ट करते हैं। बेसिकली ये मुल्जिम जो है वो एक्यूज नहीं आंसर करता, उसका वकील ही करता है, लेकिन ये क्वेश्चन कोर्ट करती है, ठीक है। और इसमें जो है वो मुल्जिम एक्यूज पर्सन जो है वो कोई भी अपना नॉर्मली जो है कोई भी सबूत नहीं देता एक्सेप्ट वन रीज़न कि अगर उसने प्ली ऑफ एलिबाई ली हो, अगर मुल्जिम ये साबित करना चाहे कि हाँ मैं जो है वो इस जगह पे ये जब ऑकरेंस हुई तो मैं यहाँ नहीं था, इस्लामाबाद में अगर कोई बात हुई है तो मैं यहाँ नहीं था, मैं कराची में था, मेरी जॉब वहाँ पे है, वो अपना रिकॉर्ड दे देता है, सेल फोन सारा कुछ, एक प्ली ऑफ एलिबाई के उस पर कि मैं यहाँ पे नहीं था, वो प्रूव करना चाहता है, तो उस ज़मरे में जो है वो अपना सबूत दे सकता है। अदरवाइज़ नॉर्मली मुल्जिम जो है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है जब तक उस पर ये ट्रायल कंक्लूड ना हो जाए, उस पर चीज़ें साबित ना हो जाए। इन एग्जामिनेशन के बाद जो प्रोसेस आउट होता है वो ये होता है कि फाइनल आर्गूमेंट्स पे बात जाती है। जो प्रोसिक्यूशन है वो उन्होंने जो भी एविडेंस दी हैं, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी रोशनी में वो अपनी बहस करती हैं, अपने आर्गूमेंट्स देती हैं, दलाइल देते हैं कि हाँ ये चीज़ें वो हुआ होता और इस बंदे ने किया, वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक्यूज जो है, ये मुल्जिम जो है ये मुजरिम ही है, ठीक है। और जो हमारी एक्यूज साइड है वो उन्हीं जो प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस दिया है, जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्हीं को ही जो है वो कंसीडर करके उनमें से ही बताती है कि हाँ ये जो इन्होंने एविडेंस बताई है तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, इनका तो बनता ही नहीं है, ये जो एलिगेशन लगाई हैं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल आर्गूमेंट्स दोनों साइड से होते हैं, प्रोसिक्यूशन साइड से भी और एक्यूज वाली साइड से ही। अब इस फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद कोर्ट जो है वो डेट फिक्स कर देती है, उस पे जो है वो एक्यूज को या तो बरी किया जाता है उसको इस ट्रायल से, या तो उसको कन्विक्शन दी जाती है। वो आया कि हर्जाना भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, उसको सज़ा भी हो सकती है, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये थी क्रिमिनल ट्रायल की स्टेजेस के, अगर मुल्जिम जो है वो अपीयर हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा, अगर उसने कन्फेशन कर लिया, जुडिशियल कन्फेशन हो गया, अगर उसने नहीं किया तो ये स्टेप्स होंगे, ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद जो है वो सज़ा या बरियत होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।